हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। नाउ आज के इस न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हम 3 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मेन एम ये होगा कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उन्हें हम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से अपने प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें, सो दैट हमारा जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस है उसमें हमें कम से कम समय लगे, ताकि हम बाकी चीज़ों के ऊपर जो अपना हमारा बाकी सब्जेक्ट है, हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। ठीक है, तो आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला न्यूज़ है वो जापान के बारे में है। जापान के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है हनीडा। सो आपको ध्यान रखना है, हनीडा नाम का जो प्लेस है वो कहाँ पर है, दैट इज लोकेटेड इन जापान। सो यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में अक्सर कुछ जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं उसको मैच द फॉलोइंग में पूछता है। ठीक है, इसलिए कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उसे हम अपने न्यूज़ एनालिसिस के अंदर डेफिनेटली कवर कर लेते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, हनेडा नाम का जो प्लेस है वो जापान के अंदर लोकेटेड है और यहाँ पर रिसेंटली 2 प्लेन्स की टक्कर हुई है। ठीक है, एक उसमें से पैसेंजर प्लेन था और एक रिलीफ प्लेन था। ना समझते हैं रिलीफ प्लेन क्यों? क्योंकि अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि कल जापान के अंदर 7.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है। ठीक है, और उसने जापान के वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया है। तो इसी पर्टिकुलर अर्थक्वेक के रिलीफ के लिए एक प्लेन को भेजा जा रहा था जिसके अंदर एसेंशियल फूड सप्लाईज थे, बहुत सारा फर्स्ट एड का मटेरियल था, वो सब भेजा जा रहा था। बट इसकी टक्कर होने के कारण इस रिलीफ प्लेन में जो टोटल 6 पैसेंजर्स थे उनमें से 5 पैसेंजर्स की यहाँ पर डेथ हो गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, नाउ हम जापान के अर्थक्वेक के बारे में समझते हैं। देखिए, जापान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर प्रेजेंट है। नो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होने के कारण ये पर्टिकुलर कंट्री जो है वो लगातार ही बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसे जो मतलब कैलेमिनिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा फेस करता है। नाउ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या कवर करना है, आपको ये समझना है कि जापान के वेस्टर्न कोस्ट पे रिसेंटली अर्थक्वेक आया है और ये बहुत ही एबनॉर्मल है, ये उतना नॉर्मल नहीं है। बिकॉज अभी तक जितने भी अर्थक्वेक आते थे जापान के अंदर वो हमेशा जापान के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आते थे। ऐसा क्यों? बिकॉज जापान के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जापान ट्रेंच है और इसी ट्रेंच के कारण अक्सर ये जो ट्रेंच है उसके सबडक्ट होने के कारण यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते थे। ठीक है, सो आई होप ये समझ गए आप। नाउ जापान के अंदर अर्थक्वेक और सुनामीज आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जापान जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर प्रेजेंट है। नो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप जानते हैं हमारे अर्थ के पैसिफिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है और ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर पूरे अर्थ का 70% से ज़्यादा अर्थक्वेक और सुनामी जैसे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो हमारे अर्थक्वेक्स है, फिर हमारे सुनामीज हो गए, वोल्केनोज हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरप्ट होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जापान के अंदर भी देखी जाती हैं। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जापान जो है वो 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के इंट्रैक्शन पे है। कौन कौन से प्लेट्स हैं वो? पहला है पैसिफिक प्लेट, दूसरा है फिलीपींस सी प्लेट, तीसरा है यूरेशियन प्लेट और चौथा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। जब भी इनमें से किसी 2 प्लेट के बीच में इंट्रैक्शन होता है उसी के कारण यहाँ पर अर्थक्वेक और सुनामीज अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप जापान के अर्थक्वेक को और हैनेडा जो कि एक प्लेस इन न्यूज़ है दोनों ही चीज़ों को प्रॉपर्ली समझ गए। नो नेक्स्ट हम समझते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को जो कि है ट्रक वालों के स्ट्राइक से रिलेटेड। ये न्यूज़ आपने ऑलरेडी देखा जरूर होगा, मैं आपको इसके पीछे का रीज़न समझाता हूँ कि एग्जैक्टली भारत के अंदर जितने भी ट्रक के चालक हैं, मतलब जितने ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन लोगों ने पिछले 2 से 3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक किया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है? देखिए, आप जैसा जानते हैं इंडिया के अंदर 3 जो क्रिमिनल लॉज हुआ करते थे उनको रिसेंटली रिप्लेस किया गया है इंडियन लॉज के द्वारा। ठीक है, उनमें से जो एक आईपीसी हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड, उसको रिप्लेस करके भारत ने भारतीय न्याय संहिता लेकर आए हैं। और भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक पर्टिकुलर क्लॉज है जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो हिट एंड रन केसेस होते हैं, हिट एंड रन केसेस स्पेशली जो ट्रक वालों के थ्रू होते हैं, कि ट्रक वाले अगर किसी को हिट करके और अगर वहाँ पे रुके नहीं और वहाँ से भाग जाए तो उसके एवज में, मतलब उस पर्टिकुलर गलती के लिए वहाँ पर जो पेनल्टीज़ थी पहले, वो पेनल्टीज़ कंपैरेटिवली कम हुआ करती थी, उस पेनल्टीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। समझिए, पहले अगर कोई भी ट्रक चालक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हिट करके वहाँ से भाग जाता था तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती थी, बट अब इसको इंक्रीज करके 10 साल कर दिया गया है और साथ ही साथ जो फाइन है उसको इंक्रीज करके 7 लाख कर दिया गया है। जो ट्रक चालक है उसको अब 7 लाख रुपए यहाँ पर फाइन में और 10 साल जेल, ये दोनों ही पेनल्टीज, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही पेनल्टीज वहाँ पर हो सकती है।
नाउ रिसेंटली कल ये प्रोटेस्ट एंड हो गया है बिकॉज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने ये बोला है कि इस पर्टिकुलर पेनल्टी को फिलहाल के लिए होल्ड पे डालेंगे और जो इंडियन मजदूर संगठन है उनसे बातचीत करके पहले इसको डिसाइड करेंगे और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बैठने के बाद ही यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली नेक्स्ट सेट ऑफ पेनल्टीज क्या होनी चाहिए और उसके बाद ही इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन को यहाँ पर होल्ड पे डाल दिया गया है, इसलिए जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर एंड हो गए हैं। सो आई होप आप समझ गए कि ट्रकर्स के स्ट्राइक का मेन रीजन क्या था। हिट एंड रन केसेस के अंदर जो पेनल्टीज थी उसका इंक्रीज हो जाना, ठीक है, और इंक्रीज कितना हुआ है आई होप आप समझ गए, 10 साल जेल और 7 लाख रुपए फाइन। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए आप कोशिश कर सकते हैं इस पर आंसर लिखने की कि जो ट्रकर्स का प्रोटेस्ट था, ठीक है, क्या वो लॉजिकल था, क्या वो सही था, मतलब क्या वो रैशनल था। बिकॉज गवर्नमेंट तो यहाँ पर जो लेकर आ रही है, गवर्नमेंट ने जो इस पर्टिकुलर चीज़ को इंक्रीज किया है, फाइन को इंक्रीज किया है, पेनल्टी को इंक्रीज किया है, वो तो इसलिए किया है ताकि हिट एंड रन केसेस कम से कम हो और जो भी ट्रक वाले अगर गलती से किसी को ठोकर लग भी जाती है तो ट्रक वाले वहां पर रुके और उस पर्टिकुलर पर्सन को सहायता मतलब प्रोवाइड करे, राइट, उसको हेल्प करे ताकि उसको टाइम से जो भी विक्टिम है उसको टाइम से हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है, एक तरफ तो ये हो गया, मतलब क्यों ये चीज़ गलत है, तो ये चीज़ सही थी कि एक टाइप की डेटरेंस का काम करेगा। ठीक है, और जो ट्रक के चालक हैं वो लोग हिट एंड रन केसेस करने से डरेंगे, पहली चीज़ तो। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि जो ट्रक वाले होते हैं कभी कभी वो लोग, देखिए वो लोग इतने गरीब होते हैं कि अगर गलती से उनसे कोई ठोकर लग भी जाए ना तो वो लोग रुक नहीं सकते इस डर से कि पुलिस वाले क्या क्या करेंगे, है ना, फिर उनके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और अगर वो जेल में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी फैमिली को कौन सर्वाइव करेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो होते हैं वो अपने फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर्स होते हैं, मतलब अकेले मेंबर्स होते हैं अपनी फैमिली के जो अर्न करते हैं। तो अगर वो जेल चले जाएंगे तो उनकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, राइट। अगर उनको फाइन देने के लिए बोला जाएगा तो उनके पास पैसे कहाँ हैं फाइन देने को, राइट। तो ये दोनों ही साइड्स हैं और दोनों ही साइड आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका सही तरीका क्या होगा, सही चीज़ क्या है, सही चीज़ का होगा मिडल पाथ, ठीक है। देखिए जो पेनल्टी है 10 साल बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है। इसको रैशनलाइज करके डाउन करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि ये रैशनल भी रहे, मतलब इतना रहे कि जो ट्रक वाले हैं उनको भी इस चीज़ से डिटरेंस भी फील हो, मतलब उन्हें गलत भी लगे कि ऐसा नहीं कभी करना चाहिए, हिट एंड रन केसेस नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर गलती से उनसे होता है तो उसके लिए उनके पास एक प्रॉपर लीगल प्रोविजंस होने चाहिए जिससे कि जो ट्रक चालक हैं वो अपने आप को प्रॉपरली बचा सकें, ठीक है, मतलब वो सच बता सके एग्जैक्टली क्या हुआ है। आई होप आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को प्रॉपरली समझ गए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये है फ्री मूवमेंट रजीम की तरफ, FMR। फ्री मूवमेंट रजीम क्या होता है, सबसे पहले तो न्यूज़ समझिए। न्यूज़ ये है कि भारत ने 2022 के सितंबर महीने में फ्री मूवमेंट रजीम जो था वो म्यांमार के साथ बंद कर दिया है, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया है। अब पहले ये समझते हैं कि फ्री मूवमेंट रजीम होता क्या है। तो देखिए फ्री मूवमेंट रजीम का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी दो कंट्रीज अगर फ्री मूवमेंट रजीम साइन करते हैं तो उसमें दोनों ही कंट्री के ऐसे लोग जो कि बॉर्डर्स के आसपास में रहते हैं वो लोग एक दूसरे की कंट्री में 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 16 किलोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना चाहे उतना जा सकते हैं, बट 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। एम क्या है, ऑब्वियसली आप ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा सकते हैं, इन रीजंस के कारण जा सकते हैं। और अगर आप 16 किलोमीटर तक जाते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, इसे कहते हैं फ्री मूवमेंट रजीम, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग अगर 16 किलोमीटर तक वीज़ा के बिना एक दूसरे कंट्री के अंदर जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए या फिर रिलेटिव से मिलने के लिए, उसे कहते हैं फ्री मूवमेंट रजीम। लेकिन रिसेंटली म्यांमार के साथ इंडिया ने यह पर्टिकुलर चीज़ अभी सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। देखिए ये क्यों किया है, ये एक बहुत बड़ा लार्जर पॉलिटिकल टर्मोइल है, ठीक है। एग्जैक्ट रीजन क्या है, आज का जो एक हमारा आर्टिकल भी है वो भी म्यांमार के ऊपर है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे, हम उसे भी समझेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है भारत और म्यांमार के रिलेशन के बीच में कि दोनों ही कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ जितने भी समझौते थे वो सब खत्म कर रही है। एग्जैक्टली क्यों दोनों के रिलेशन खराब हो रहे हैं, क्या जरूरत है अभी के टाइम में, राइट। ये सब चीजें यहाँ पर हमें समझना होगा। सो आई होप आप समझ गए कि म्यांमार के साथ जो हमारा फ्री मूवमेंट रजीम था वो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए 2020 से ये फ्री मूवमेंट रजीम ऑलरेडी यहां पर इनएक्टिव था, मतलब सस्पेंडेड नहीं था, इनएक्टिव था। सस्पेंड कब किया गया है, 2022 में।
अब देखिए 2020 से सस्पेंडेड क्यों था? पहले तो कोविड-19 के कारण, ऑब्वियसली कोविड-19 के कारण जो बॉर्डर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उस रिस्ट्रिक्शन के कारण जो इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम था उसको यहाँ पर रोक दिया गया था, इनएक्टिव कर दिया गया था। उसके बाद म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हो जाता है, ठीक है। मिलिट्री कू होने के कारण वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है। आपको याद होगा वहाँ पर जो एक बहुत फेमस ऑंग सान सू की जो वहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके कारण म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भारत के अंदर इंसर्जेंसी ना आए, भारत के अंदर जो भी घुसपैठ है वो ना हो, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने उस टाइम में फिर से बंद कर दिया था, मतलब इसको इनएक्टिव कर दिया था। और थर्ड, जब मिलिट्री को हुआ तो म्यांमार से जो है लोग इंडिया की तरफ भागने लगे, और जब इंडिया की तरफ भागने लगे तो भारत के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस आ गया, ठीक है। और रेफ्यूजी क्राइसिस के कारण भी भारत को ये फ्री मूवमेंट रेजिम को इनएक्टिव करना पड़ा था। सो आई होप आप समझ गए कि 2020 से लेकर के 2022 तक ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल तक भारत और म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट रेजिम था वो था तो, लेकिन इनएक्टिव था, मतलब दोनों ही कंट्री के लोग एक दूसरे कंट्री के अंदर नहीं जा सकते थे। और 2022 में उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया था। नाउ एक चीज समझिए, भारत और म्यांमार जो है वो लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर जो है दोनों ही शेयर करते हैं। लैंड बॉर्डर उनका मोर देन 1600 किलोमीटर का है, और जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो भारत और म्यांमार के बीच में बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि भारत के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर टच करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है 4 ऐसे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि डायरेक्टली अपना बॉर्डर टच करते हैं म्यांमार के साथ में, ठीक है। सो आई होप म्यांमार के साथ जो हमारा फ्री मूवमेंट रेजिम था वो अभी सस्पेंडेड है, पहले वो इनएक्टिव था, उसके क्या रीजंस थे और उसके क्या रिपरकशंस हैं, आई होप वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर्ली समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है। देखिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये वो लॉ है जिसके थ्रू जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं भारत के, उन सबको यहाँ पर पेंशन दिया जाता है, ठीक है। सो इंडिया का कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो कि ऑफिसर है या फिर कोई जवान है जो कि भारतीय गवर्नमेंट के साथ काम करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, उन सबको जो पेंशन मिलता है उसको इसी लॉ के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है। नाउ अमेंडमेंट क्या है समझते हैं। इस अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसी फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट है, फीमेल मतलब कोई भी ऐसी महिला सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि जब उनकी डेथ होती है, ठीक है, जब उनकी डेथ होने वाली होती है और उनका जो पेंशन है उस पेंशन का नेक्स्ट नॉमिनी कौन होने वाला है, मतलब उनका पेंशन अब किसको दिया जाएगा, ठीक है। तो वो नॉमिनी चूज करने के लिए पहले क्या होता था, जो उस पर्टिकुलर पर्सन का स्पाउस है, मतलब उस महिला का जो स्पाउस है, स्पाउस का मतलब होता है पति, हस्बैंड, जो हस्बैंड होते हैं पहले उनको ही डायरेक्टली पेंशन जाता था। लेकिन अब ये बोला गया है कि अगर किसी भी ऐसी महिला की डेथ होती है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हुआ करती थी और उनके पति के अगेंस्ट, मतलब उनके हस्बैंड के अगेंस्ट कोई भी डिवोर्स का, डाउरी का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस पेंडिंग है, तो वो पर्टिकुलर जो पेंशन है वो उस स्पाउस को ना दे करके डायरेक्टली उसके बच्चे को दिया जाएगा, उसके चाइल्ड को दिया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। फिर से समझिए कि अगर किसी भी फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की यहाँ पर डेथ होती है, ठीक है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि जब वो अपने पेंशन के बेनिफिशियरी को चुनती हैं तो वो ये लिख सकती हैं सिंपली कि अगर मेरे डेथ के समय अगर मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट कोई भी ऐसा केस पेंडिंग हो जो कि डिवोर्स के लिए हो, डाउरी के लिए हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हो, तो जो पेंशन का बेनिफिशियरी है वो मेरे स्पाउस को ना करके, मतलब मेरे हस्बैंड को ना करके मेरे बच्चे को किया जाए, मतलब मेरे चाइल्ड को पेंशन दिया जाए, ठीक है। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भारतीय स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर में बहुत सारे ऐसे डेथ होते हैं, वुमेन्स के डेथ होते हैं जहां पर देखा जाता है कि डाउरी से रिलेटेड डेथ्स है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड डेथ्स हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर रोकने के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। मेरा मानना है कि ये पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट हुआ है ये बहुत ही सही डायरेक्शन में हुआ है और एक्चुअली ये भारतीय महिलाओं के एम्पावरमेंट में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान देने वाला है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां तक हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे वो सारे समझ लिए। अब हम आज के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज के 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, दोनों को ही हमें शॉर्ट में समझना होगा। जो पहला एडिटोरियल है दैट टॉक्स अबाउट द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर।
नो ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये हमारे जीएस पेपर 2 जो है उसमें एक न्यूक्लियर ऑर्डर नाम का एक वर्ड है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। सो उसके लिए डायरेक्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर ऑप्शनल है तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आर्टिकल आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो दोनों ही पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। समझते हैं ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्लोबल का मतलब होता है जो वैश्विक होता है, मतलब कि पूरे विश्व के लिए होता है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर, और ऑर्डर का मतलब होता है शांति, सिंपल वर्ड्स में पीस। सो न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर के पूरे ग्लोब में किस तरह से हम पीस एंड ऑर्डर को यहां पर मेंटेन कर सकते हैं, उसी को कहते हैं ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जो है इसको बनाया गया था कोल्ड वॉर के समय में। कोल्ड वॉर कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और जो 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उससे पहले, ठीक है। सो इसे कहते हैं कोल्ड वॉर। सो कोल्ड वॉर के समय में ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को बनाया जाता है किसके द्वारा? उस समय में ग्लोबल लेवल पे 2 पोल्स हुआ करते थे। 2 पोल्स का मतलब है 2 मेन पावर्स हुआ करते थे। एक तरफ यूएसए था यानी कि अमेरिका, और एक तरफ यूएसएसआर था, ठीक है। सो यूएस और यूएसएसआर 2 उस टाइम के पोल्स थे, सिंपल वर्ड्स में 2 वहां पर पावर पिलर्स थे, और दोनों ही जो है उस समय दोनों ने साथ में मिलकर ये डिसाइड किया था कि हमें ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर बनाना चाहिए, सो दैट हम एक दूसरे की कंट्री के ऊपर जो न्यूक्लियर आर्म्स का प्रोलिफरेशन है, मतलब इंक्रीज है, उसको हम रोक सकें, ठीक है। सो मेन एम क्या है? दोनों ही कंट्री यहां पर न्यूक्लियर का एस्केलेशन नहीं करेगी, मतलब अपने अपने न्यूक्लियर पावर को नहीं बढ़ाएगी। दूसरा, न्यूक्लियर वेपन्स को यहां पर स्प्रेड नहीं करेगी, मतलब यूएस अपने फ्रेंड्स को यहां पर न्यूक्लियर वेपन देना स्टार्ट नहीं कर देगा, और सिमिलरली यूएसएसआर अपने फ्रेंड्स को यहां पर जो न्यूक्लियर पावर है वो देना स्टार्ट नहीं कर देगा, ठीक है। इसी को यहां पर ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर कहा गया था। नाउ समझते हैं, 1962 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा एक कंट्री है। क्यूबा को एक बेसिकली एक ऐसी कंट्री है जहां पर अमेरिका ने अपने बहुत सारे मिसाइल्स रख लिए थे, और ऑलमोस्ट वो यूएसएसआर के ऊपर अटैक करने वाला था, बेसिकली रशिया के ऊपर वो अटैक करने वाला था, ठीक है। कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय में 1962 के अंदर, 1962 के अंदर यूएस और यूएसएसआर ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर वॉर के फ्रंट पर आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट उनका न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। लेकिन एक सीक्रेट बैक चैनल टॉक हुआ था, मतलब देखिए, जो उस टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे रॉबर्ट कैनेडी, और जो उस टाइम यूएसएसआर के एम्बेसडर हुआ करते थे एनाटोली डोब्रिन, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। सीक्रेट बैक चैनल, मतलब ऐसा नहीं कि सामने आकर उन्होंने बात की थी, बट उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर फोन कॉल के थ्रू बात की थी, और उन दोनों ने किसी तरीके से इस पर्टिकुलर क्राइसिस को रिजॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था। इसके बाद 1963 में एक हॉटलाइन बनाया जाता है। हॉटलाइन का मतलब होता है एक फोन लाइन कनेक्शन बनाया जाता है, जो कि जितने भी उस टाइम के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन सबको उस पर्टिकुलर फोन लाइन के ऊपर कनेक्ट किया जाता है, और यह बोला जाता है कि कोई भी लीडर किसी भी समय एक दूसरे से बात कर सकता है, ताकि कभी भी ऐसा दोबारा न्यूक्लियर वॉर तक बात ना पहुंचे, ठीक है। एक चीज समझिए, यहां पर आपको समझना होगा कि जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में डिप्लोमेसी को और समझिए तो बातचीत, ठीक है। बातचीत करके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर कराने वाला था, उसको भी यहां पर सॉल्व किया गया था बातचीत के थ्रू, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। सो ये हॉटलाइन ये भी इसलिए बनाया गया था कि सारे लीडर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते रहे, सो दैट कभी भी कोई भी गलत फहमी ना हो, और गलत फहमी होकर के ऐसा ना हो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे वॉर डिक्लेयर करते, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे और भी ट्रीटी साइन हुई, जैसे कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रोकने के लिए। न्यूक्लियर आर्म्स रेस का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री ने ऑटोमेटिकली कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, उसको देख करके दूसरी कंट्री ने और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। नाउ इस कंट्री को बनाता हुआ देख जो पहली कंट्री थी उसने और ज्यादा बनाने स्टार्ट कर दिए, और सिमिलरली इस कंट्री ने फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये जो नेवर एंडिंग लूप है वो यहां पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को न्यूक्लियर आर्म्स रेस कहते हैं, कि एक दूसरी कंट्री को देख करके यहां पर दोनों ही कंट्री जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है अपना स्ट्रेंथन करना स्टार्ट कर देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट समझते हैं, एक एनपीटी साइन हुआ था। एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि स्प्रेड नहीं होने देना है। सो न्यूक्लियर को स्प्रेड नहीं होने देना है, ऐसी एक ट्रीटी साइन की गई थी 1965 के अंदर, जहां पर यह बोला गया था कि जितनी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है बस उतनों के पास ही रहने दो, और किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने चाहिए। 1968 के अंदर एनपीटी को सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ 60 कंट्री ने ही इसको साइन किया था, बिकॉज बाकी कंट्री ये सोच रही थी कि जिन कुछ कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, और अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेंगे तो हम यहां पर नॉन पावरफुल हो जाएंगे, इसलिए सारी कंट्रीज साइन नहीं कर रहे थे। बट धीरे धीरे 2023 आते आते 191 कंट्रीज इसको ऑलरेडी साइन कर चुके हैं एनपीटी को,
ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा एक एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये फॉर्म होता है 1975 में। क्यों फॉर्म होता है ये समझिए। 1974 में भारत ने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट किया था पोखरण के अंदर, ठीक है, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं ना। पोखरण के अंदर जो टेस्ट किया था, सो भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने के रिस्पॉन्स में ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को बनाया गया था 1975 के अंदर। टोटल 7 कंट्री ने इसको बनाया था, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान और वेस्टर्न जर्मनी। ये 7 कंट्री साथ में आती है और इंडिया जैसी कंट्रीज को, मतलब भारत और भारत जैसी जो बाकी कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहती है, उनको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप यहां पर बनाती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक चीज समझिए, बिकॉज ये भारत के अगेंस्ट ही बनाया गया था तो ऑब्वियसली इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका जो ओरिजिनल नाम था, इसे लंदन क्लब कहा जाता था, बिकॉज इनकी पहली मीटिंग जो है वो यूके के अंदर हुई थी, लंदन के अंदर। करेंटली इसके टोटल 48 मेंबर्स हैं और भारत इसका मेंबर नहीं है। तो देखिए, अभी जो एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रोलिफरेशन की बात नहीं करता है, बट वो ये भी बोलता है कि अगर न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई हो रहा है तो किस तरीके से सप्लाई होगा, न्यूक्लियर को किस तरीके से डुअल यूज में यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरफ तो हम मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट एक तरफ हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा न्यूक्लियर के जो इक्विपमेंट्स हैं, न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अगर एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने होंगे और कितना कम से कम हम यहाँ पर एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर एनएसजी बात करते हैं। तो समझिए, 1968 में जैसा आपने देखा, एनपीटी जो है 1968 में साइन होना स्टार्ट हुआ था और 1968 के बाद एनपीटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, बिकॉज उसके बाद, मतलब एनपीटी आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्री ही, दैट इज इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, सिर्फ यही 4 कंट्री ऐसी हैं जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर पावर को अटेन कर पाई हैं, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को अटेन कर पाई हैं। इसके अलावा कोई और कंट्री अभी तक न्यूक्लियर पावर को अटेन नहीं कर पाया है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा यहां पर एक टर्म है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को समझते हैं। देखिए, यूएस और यूएसएसआर दोनों ही स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में मानते हैं, जिसका एक सिंगल सा वर्ड है अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। समझते हैं, मान लेते हैं 2 कंट्रीज हैं, ए एंड बी, एंड दोनों के पास ही न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है। नाउ ए जो है वो बी पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन ए कभी भी न्यूक्लियर अटैक करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ए जानता है कि अगर ए ने न्यूक्लियर अटैक किया तो बी के पास यहां पर अश्योर्ड सेकेंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है। मतलब कि अगर हमने बी के कुछ न्यूक्लियर जो मटेरियल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर भी दिया, तब भी बी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हम पर फिर से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ठीक है। सो इसीलिए पहली कंट्री जो है कभी भी दूसरी कंट्री पर अटैक ही नहीं करेगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री पर कभी भी अटैक नहीं करती है, क्योंकि पहली कंट्री को डर है कि दूसरी कंट्री के पास सेकेंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसलिए जो इंसेंटिव था पहले अटैक करने का, वो इंसेंटिव ही खत्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने पहले अटैक कर भी लिया तो भी हम सामने वाली कंट्री के सारे न्यूक्लियर मटेरियल्स को एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और अगर हम नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली जो सामने वाली कंट्री है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अटैक हमारे ऊपर कर सकता है। इसके लिए एक और टर्म है, उसे कहते हैं मैड। मैड का फुल फॉर्म होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर किसी एक कंट्री ने अटैक किया तो उसे 100% श्योरिटी होगी, म्यूचुअली अश्योर्ड, दोनों ही अश्योर्ड है, मतलब जिस कंट्री ने अटैक किया और जिस पर अटैक हुआ है दोनों ही अश्योर्ड रहेंगे कि दोनों ही कंट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। इसे ही कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन और इसे ही कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं कि जो करंटली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। देखिए, कोल्ड वॉर के समय में ये माना जाता था कि जो हमारा न्यूक्लियर वर्ल्ड है वो एक बाइपोलर वर्ल्ड है, एक तरफ यूएस है और एक तरफ यूएसएसआर है। लेकिन अभी ये बाइपोलर नहीं रहा। अब यहाँ पर थर्ड पोल जो है वो चाइना यहाँ पर असर्ट हो रहा है। चाइना यहाँ पर काफ़ी फास्ट यहाँ पर ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि यूएस ने यहाँ पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो कि 2002 में साइन किया था, उससे यहाँ पर विड्रॉ कर लिया अपने आप को। मतलब कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो है यूएस और रशिया के बीच में यहाँ पर साइन हुआ था, जहाँ पर दोनों ही कंट्रीज ने बोला था कि हम कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल से बना करके हम एक दूसरे कंट्री पर यहाँ पर प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों ही कंट्री के बीच में साइन तो हुआ था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यूएस ने इसको विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर यूएसएसआर के जो एप्रीहेंशन थे, रशिया के जो एप्रीहेंशन थे और बढ़ गए, और यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को और ज़्यादा फास्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा यूएस ने जो आईएनएफ ट्रीटी थी, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, इससे भी विड्रॉ कर लिया 2019 के अंदर, जब ट्रंप की गवर्नमेंट हुआ करती थी।
तो फिर से यूएस और यूएसएसआर यानी कि यूएस और रशिया के बीच में यहाँ पर ये ट्रीटी साइन हुई थी, जहाँ पर दोनों ही कंट्री ने बोला था कि इंटरमीडिएट रेंज वाले किसी भी टाइप के न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स को हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। लेकिन इसको भी यहाँ पर विड्रॉ कर लिया यूएस ने। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर ट्रीटी बची है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2026 में लैप्स होने वाली है यूएस और रशिया के बीच में। तो अगर ये चीज़ यहाँ पर फिर से रीसाइन नहीं होती है तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं बचेगी जो कि एक दूसरे कंट्री को यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करने से रोके। ठीक है, सो आपको समझना होगा। देखिए, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को एक बार फिर से 2021 में लाने की कोशिश की गई थी, जब जेनेवा के अंदर मीटिंग हुई थी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। लेकिन आप जानते हैं जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तब से ये पर्टिकुलर मीटिंग भी यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो गई। ठीक है, ये पर्टिकुलर मीटिंग भी फेल हो गई। फाइनली एक समझते हैं कि क्या सच में नॉन प्रोलिफरेशन काम कर रहा है। एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 4 ही कंट्रीज हैं जिन्होंने 1968 के बाद यहाँ पर न्यूक्लियर पावर बनने में सक्सेसफुल रही हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि 4 कंट्रीज तो बन गई ना, और जिस तरीके से बाकी कंट्रीज ने उसको रिस्पॉन्ड किया है वो यहाँ पर आपत्तिजनक है। देखिए, जब इजराइल ने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया 1960s 1970s में, यूएस ने उसको कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, जब चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ पर हेल्प किया एक न्यूक्लियर पावर बनने में 1980s में, यूएस ने फिर से यहाँ पर उसको कुछ नहीं बोला। यूएस यहाँ पर खुद ही ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर एक ऑकस की डील कर रहा है। ऑकस का मतलब है कि एक ऐसा सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा। अगेन एक फिर से यहाँ पर एनपीटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर ये अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज ये तीनों ही चीज़ें ये शो कर रही है कि एनपीटी तो यहाँ पर पूरी तरीके से नॉन सक्सेसफुल हो गया ना ही यूएस ने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट बोला, ना ही यहाँ पर, और यहाँ तो यूएस से खुद ही यहाँ पर प्रोलिफरेट कर रहा है, खुद ही अपना न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो यूके को और ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए रेडी है। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप समझ गए कि जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है हमारा वो किस तरीके से पहले हुआ करता था और किस तरीके से अभी वो चेंज हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल को समझते हैं जो कि भारत और मालदीव्स के रिलेशन के ऊपर है। नाउ इंडिया और मालदीव्स का एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर मतलब न्यूज़ आइटम था, आई होप आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि भारत और मालदीव्स के बीच में यहाँ पर एक ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या चल रही है? मालदीव्स के अंदर इंडिया के अगेंस्ट एक इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आप ये जानते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन कौन सी कंट्री के अंदर चल रहा है, तो ये मालदीव्स के अंदर चल रहा है। अब देखिए न्यूज़ समझते हैं। न्यूज़ ये है कि मालदीव्स की गवर्नमेंट ने रिसेंटली भारत के साथ पहले एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ था, जो कि जहाँ पर म्यांमार और इंडिया की जो नेवीज़ हैं वो साथ में मिलकर मालदीव के वाटर के अंदर साथ में मिलकर जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करते थे। मतलब आसपास का जो वाटर है और वाटर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको यहाँ पर साथ में किया करते थे। लेकिन रिसेंटली मालदीव्स ने इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को रिवोक कर दिया है, मतलब कि भारत को इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, नाउ आई होप आप ये समझ गए। इसके अलावा रिसेंटली मालदीव्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके अंदर ये बोला है कि भारत को यहाँ पर जो मालदीव्स का शोर्स हैं मतलब किनारे हैं, उससे यहाँ पर बाहर जाना होगा, मतलब भारत को यहाँ पर बाहर जाने को बोला गया है। ठीक है, ये न्यूज़ आइटम है। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर एनालिसिस क्या है। देखिए, मालदीव्स के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखा गया है जब से नवंबर 2023 में, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने पहले एक न्यू पर्सन यहाँ पे प्रेसिडेंट बनकर आए हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। और मोहम्मद मुइज़ू माने जाते हैं एंटी इंडिया है और वो प्रो चाइना है। ठीक है, प्रो चाइना है। अब देखिए, प्रो चाइना होने के कारण ऑब्वियसली वो भारत के अगेंस्ट रहते हैं, क्योंकि चाइना वहाँ पर ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट रहता है। इसलिए यहाँ पर जो मोहम्मद मुइज़ू है वो जानबूझकर ये अटेम्प्ट करते हैं कि मालदीव्स जो है खुद को भारत से दूर रखे। ना इसकी जो पिछली लीडरशिप थी म्यांमार की वो ऐसी नहीं थी, वो प्रो इंडिया और एंटी चाइना हुआ करती थी। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एंटी इंडिया है। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि मालदीव्स ने खुद को चाइना से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लाया है और भारत से दूर चला गया है। समझते हैं हाइड्रोग्राफिक डेटा का मतलब क्या होता है। देखिए, हाइड्रोग्राफिक डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो दोनों ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सिविलियन पर्पस के लिए भी और मिलिट्री पर्पस के लिए भी। सिविलियन पर्पस के लिए इसलिए इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वो अगर आप आसपास के मतलब मैरीटाइम वाटर्स को यहाँ पर स्टडी करते हो तो आप नेविगेशनल सेफ्टी के ऊपर काम कर सकते हो, मतलब आप नेविगेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मरीन साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब मरीन एरियाज मतलब सी वाटर के अंदर आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, आप इन्वायरमेंट को यहाँ पर प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकते हो। ये सब नॉन मिलिट्री यूसेज है, मतलब सिविलियन यूसेज है। और मिलिट्री पर्पस क्या है? मिलिट्री पर्पस ऑब्वियसली ये है कि अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में जाकर के वहाँ का अगर हाइड्रोग्राफिक डेटा देख रहा है तो वहाँ की कोस्टल लाइन में किस तरीके की सिक्योरिटी है उसको भी देख सकता है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में लूप होल्स क्या है उसको भी देख सकता है। राइट, तो ये सब यहाँ पर उसके मिलिट्री एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए चाइना जो है वो भी बहुत सारे मरीन सर्विस करता रहता है इंडियन ओशन के अंदर में, जैसे कि उसने एक साइंटिफिक रिसर्च वेसल्स को भेजा हुआ है। तो देखिए कहने को तो ये सिविलियन वेसल्स हैं, मतलब वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने गए हैं, बट वो इंडियन ओशन में आते आते वो भारत के इतना क्लोज आ जाते हैं कि वो भारत के बारे में सारी, मतलब भारत का जो कोस्टल एरियाज है उसके बारे में वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। जो इंडिया के नेवल पावर में जो भी लूप होल्स हैं उसके बारे में वो पता कर सकते हैं, राइट। देखिए वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के अंदर अपने आप को और स्ट्रांग कर सकते हैं। वो लोकेशंस देख सकते हैं कि एग्जैक्टली भारत की शिप किस समय में कहाँ पे रहती है, राइट। ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मतलब कि बाकायदा ये कि भारत के अंदर आने के बाद ये जो चाइना के शिप्स हैं वो कहते हैं कि हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए आए हैं, लेकिन माना जाता है कि वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ना करके मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए माना जाता है कि अगर म्यांमार के साथ अगर भारत जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करेगा तो चाइना का जो बहुत सारा इंटरेस्ट है वो हैम्पर हो जाएगा, बिकॉज चाइना भी यहाँ पर म्यांमार के अंदर आकर के अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। चाइना भी चाहता है कि हम म्यांमार के आसपास का रीजन है उसको स्टडी करें, हम इंडिया के मिलिट्री एसेट्स को प्रॉपर्ली स्टडी करें, म्यांमार के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, आसपास के जो साउथ एशियन नेशंस हैं उनको हम प्रॉपर्ली स्टडी करें। तो अगर यहाँ पर इंडियन नेवल शिप्स होंगी तो ऑब्वियसली चाइना के ये जो ड्रीम्स हैं वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई चाइना ने यहाँ पर किसी तरीके से म्यांमार को इंडिया के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, और जो अभी ये सर्वेज होते थे उसमें इंडिया को, भारत को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। सो आई होप आप ये समझ गए। इसके अलावा भारत ये भी स्पेकुलेशंस लगा रहा है कि मालदीव्स के अंदर चाइना अपना खुद का एक नेवल बेस बनाना चाहता है, ठीक है। अब नेवल बेस बनाना चाहता है मतलब क्या है कि मिलिट्री प्रेजेंस को लाना चाहता है, वो भी इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं और जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं मिलिट्री खतरा आ जाएगा। इसके अलावा 2018 में चाइना ने एक ओशियन ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात की थी, कहाँ पर, माकुनुदु अटॉल के अंदर। माकुनुदु अटॉल जो है वो मालदीव्स के अंदर प्रेजेंट है। अगेन समझिए, कहने को चाइना ओशियन ऑब्जर्वेटरी बना रहा है जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बट इसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी को वो मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है अगर उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया गया तो, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखो माकुनुदु अटॉल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के काफ़ी पास है, काफ़ी क्लोज है, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर अटॉल के थ्रू भारत के लक्षद्वीप आइलैंड पर भी एक नज़र रखी जा सकती है। तो चाइना एक्चुअली सिविलियन पर्पसेस कह के एक्चुअली जो अपने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है उसको मिलिट्री यूसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मुइज़ू, उनको ये समझना होगा कि जो इंडिया है, इंडिया एक्चुअली खतरा नहीं है। खतरा कौन है? खतरा चाइना है। चाइना है जो कि ओशन सर्विस को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। ओशन सर्विस जो है, ओशन सर्विस वो एक्चुअली एक सिविलियन एक्टिविटी है, मतलब कि ओशन के बारे में स्टडी करना, वहाँ के रॉ मटेरियल्स को स्टडी करना, वहाँ के जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसको स्टडी करना। इसके अंदर कोई भी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए थी, बट चाइना यहाँ पर इसको भी मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फाइनली मालदीव्स को हम यहाँ पर एक बार जो मैप है, मैप के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए दिस इज इंडिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए, दिस इज म्यांमार, ठीक है। म्यांमार, आपको ऊपर जो न्यूज़ हमने देखा था म्यांमार के बारे में, वो म्यांमार का न्यूज़ था, ठीक है। दिस इज मालदीव्स। देखो ये वाला जो आप अटॉल्स देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इंक्लूडिंग दिस वन, ये सारे अटॉल्स यहाँ पर, अटॉल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को यहाँ पर अटॉल्स बोला जाता है, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ये जो जितने भी एरिया हैं वो सारे का सारा मालदीव्स हैं, ठीक है। और मालदीव्स के अंदर ही यहाँ पर एक सेपरेट आइलैंड है छोटा सा, उसे माकुनुदु अटॉल कहते हैं, ठीक है। यही माकुनुदु अटॉल ऐसा है जहाँ पर चाइना जो है अपना खुद का प्रेजेंस लाना चाहता है, एक ओशन ऑब्जर्वेटरी बना करके। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैप को देख करके कुछ क्लैरिटी मिल गई कि एग्जैक्टली मालदीव्स कहाँ पर है। और यहीं पर देखो, जब हम इंडिया और जापान के बीच में जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्विस की बात करते हैं तो वो इस वाटर्स में हो रहा था, ठीक है, इस वाटर्स में हो रहा था, जिस पर एक्चुअली इंडिया और मालदीव्स दोनों का ही प्रॉपर हक है, ठीक है। बट मालदीव्स का यहाँ पर ये स्टेप लेना एक्चुअली ये शो करता है कि यहाँ जो चाइना प्रेजेंट है वो यहाँ पर इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि मालदीव्स के काफ़ी ज़्यादा पास है। उम्मीद करता हूं आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल और जितने भी बाकी आर्टिकल्स थे वो सब प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।